हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुरभि सिंह और मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री की 50+ एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो करा रही हूँ, उसी सीरीज़ में मैं बायोलॉजी की भी क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। होपफुली आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे बिकॉज आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। आपका थ्योरी पार्ट आपका कंप्लीट हो जाने से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपकी जो भी एरर्स हो रहे होंगे उससे आपको सीखने को मिलेगा कि आपका कौन सा टॉपिक नहीं कंप्लीट है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम जल्दी जल्दी टॉपिक्स पे कवर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल बट नॉट इन द एनिमल सेल? सेल वॉल एंड प्लास्टिड, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, प्लास्टिड एंड न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। तो आपको मैंने बताया था जो बेसिक प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होता है। मैंने एक सेल का वीडियो डाला हुआ है, लास्ट में डाला है मैंने बायोलॉजी में, प्लीज़ आप उसको विजिट करना। तो मैंने आपको बताया था कि पहले सेल वॉल होती है, सेल वॉल के अंदर बेसिकली आपका सेल मेम्ब्रेन होता है और उसके बाद से न्यूक्लियस होता है। तो जो एनिमल सेल होते हैं उसमें आपका बेसिकली सेल वॉल और सेल प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेल वॉल एंड प्लास्टिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेल्स प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफर इन। जो आपके सेल प्रेजेंट होते हैं वो किस तरीके से डिफरेंट होते हैं? अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, ह्यूमन में, एनिमल्स में, तो किस तरीके से डिफरेंट होते हैं? नंबर्स में, शेप में, साइज में? तो ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। जो सेल प्रेजेंट होते हैं वो आपके ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट होंगे, गर्ल में डिफरेंट होंगे, बॉयज़ में डिफरेंट होंगे, डिफरेंट बेसिकली स्पेसीज़ में आपके डिफरेंट नंबर्स हो सकते हैं, साइज़ भी डिफरेंट हो सकती है और आपका शेप भी डिफरेंस हो सकता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज सेल्स विच लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कौन से ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती हैं? यूकैरियोटिक, second is prokaryotic, थर्ड इज सिंगल सेल एंड द फर्स्ट इज मल्टी सेल। तो जो आपकी सेल के अंदर मैंने आपको बताया था जहाँ पे न्यूक्लियस जो नहीं होंगे उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक्स में क्या होता है कि बेसिकली जो आपकी सेल होती है, सेल के अंदर जो आपकी न्यूक्लियोप्लाज्म और आपकी डिफरेंट चीज़ें पाई जाती हैं वैसे खुले में पाई जाती हैं। मैंने आपको संदूक का एग्जाम्पल करके बताया था। जबकि जो यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक में प्रॉपर एक संदूक के अंदर एक छोटा संदूक होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं और न्यूक्लियस के अंदर आपकी बेसिकली न्यूक्लियोज और आपके न्यूक्लियोप्लाज्म और डिफरेंट चीज़ें पाई जाती हैं। जबकि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, क्या उसमें आप में जो भी चीज़ें होती हैं वो आप एज इट इज़ खुली पाई जाती हैं। होपफुली आपको ये चीज़ें याद होंगी सेल से। आंसर यहाँ पर हो जाएगा लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो वो हो जाएगा आपका प्रोकैरियोटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। The control center of all the activities of the cell is nucleus, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस। ठीक है, जो सेल की पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है वो होता है आपका न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिक्विड मटेरियल इन द न्यूक्लियस इज। जो आपके न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड मटेरियल होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि सेल के अंदर जो आपका लिक्विड मटेरियल होता है बेसिकली वो आपका सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपका न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक है, बाहर ये पाया जाएगा तो इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, जो कि आपका लिक्विड में फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी। ये सारे क्वेश्चन आप अगर मेरी सेल का वीडियो देखोगे तो उसमें आपको आराम से सॉल्व कर लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड सोर्सेज आर द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से आपका बेसिकली क्या होता है, आंखों की रोशनी आपको अच्छे से दिखाई नहीं देता है। कहते हैं कैरेट खाओ तो इससे आपकी आंखों की रोशनी अच्छी होती है। ऑप्शंस देख लेते हैं, स्वीट पोटैटो, पोल्ट्री, लेगमस और डेयरी प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ पे कैरेट का ऑप्शन नहीं दिया है, तो आपका और जो नियरेस्ट ऑप्शन जहाँ पे आपको विटामिन ए मिलता है वो हो जाएगा आपका ए। ठीक है, स्वीट पोटैटो। ठीक है, नेक्स्ट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एयर। एटमॉस्फेयर में एक तरीके से देखा जाए या जो आप सांस लेते हो उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंटेज में होता है? 0.04, 21%, 16.4, 4.4%। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.04%। कार्बन डाइऑक्साइड आपका सबसे कम परसेंटेज में होता है, 0.04%। विच इज़ नॉट द डाइजेस्टेड बाई ह्यूमन
प्रोटीन, फैट, ग्लूकोज, सेलुलोज। तो अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम याद हो तो मैंने वो बताया था कि फ़ैट भी आपका डाइजेस्ट कर जाता है, ग्लूकोज भी डाइजेस्ट कर जाता है, जो नहीं डाइजेस्ट करता है वो होता है आपका सेलुलोज। यहाँ पर जो पूछा गया है कि नॉट डाइजेस्टेड, ठीक है, तो आप आंसर टिक करोगे सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स आर। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करते हैं, लंग्स एंड स्किन, लंग्स, गिल्स, स्किन। आंसर हो जाएगा आपका लंग्स एंड स्किन। तो जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो आपके होते हैं लंग्स एंड स्किन। गिल्स जो होता है बेसिकली फिशेस में होता है, स्किन और लंग्स एक साथ कॉम्बिनेशन में हो आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, ठीक है। गिल्स आपका फिशेस में है बेसिकली। हाँ, हाउ मैनी प्री मोलर टीथ फाउंड इन द माउथ, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था बेसिकली कैनाइन, जो आपके इंसीजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, उसके बाद प्री मोलर और आपका मोलर, ये आपके 4 टाइप के टीथ होते हैं। तो जो प्री मोलर टीथ होते हैं बेसिकली वो आपके 4 होते हैं, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। Which of the following is the most essential nutrient for a woman during her initial stage of pregnancy to prevent birth defect? तो इस टाइप से चीज़ें भी आपको इतने लॉन्ग वे में आपको मतलब ध्यान में नहीं आना चाहिए। आपको बस इतना ध्यान होना चाहिए कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा एसेंशियल न्यूट्रिएंट कौन सा होता है। तो थायमीन, फॉलिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन ई। फॉलिक एसिड इज़ द आंसर, ठीक है। फॉलिक एसिड होता है जो हर एक प्रेग्नेंट लेडी को सजेस्ट किया जाता है खाने के लिए, या प्रेगनेंसी के अगर लगातार 4-5 मिसकैरेज हो गए हैं तो उसके पहले आपको डॉक्टर बिफोर प्लानिंग प्रेगनेंसी डॉक्टर रिकमेंड्स फॉलिक एसिड की, सो दैट आपकी बॉडी में बेसिकली वो न्यूट्रिएंट की जो कमी की वजह से मिसकैरेज हो रहा है तो आपका फॉलिक एसिड काफ़ी हद तक फिल करता है। फॉलिक एसिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट component for pregnancy. Next is nucleus is separated from cytoplasm by प्रोटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स। तो आंसर हो जाएगा आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दो न्यूक्लियस इज सेपरेटेड बाय साइटोप्लाज्म। मैं आपको बताई थी ना कि सेल के अंदर जो बाहर न्यूक्लियस के बाहर होता है वो साइटोप्लाज्म होता है, एक लिक्विड बेसिकली जेली टाइप स्ट्रक्चर होता है, और जो न्यूक्लियस के अंदर होता है वो बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। और न्यूक्लियस से जो साइटोप्लाज्म सेपरेट होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आंसर डी विल बी द राइट वन। अ सेल विदाउट ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज कॉल्ड। देखो क्वेश्चन ही बदल बदल के पूछा जा रहा है। देखो अभी जस्ट इसके पहले मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया। अ सेल विदाउट ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका ए। और जिसमें डिफाइंड, इसको हम डिफाइंड आपका बेसिकली न्यूक्लियस होगा उसको हम बोलेंगे यूकैरियोटिक, ठीक है। तो याद रखना ट्रू न्यूक्लियस जो होता है वो आपका एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक में। गैस्ट्रिक डाइजेशन टेक प्लेस एफिशिएंटली इन एसिडिक मीडियम, अल्कलाइन मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, हाईली अल्कलाइन मीडियम। तो मैंने आपको बताया था जो गैस्ट्रिक डाइजेशन होता है उसमें जो बेसिकली HCl को हम मतलब जो आपने याद हो मैंने आपको बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बेसिकली होता है HCl को हम बेसिकली HCl बनाते हैं। एक तरीके से हम अपने स्टमक में इस HCl बनाते हैं, उसी की वजह से हमारा क्या होता है, पेप्सिन जो एंजाइम होता है वो एक्टिवेट हो पाता है, ठीक है। तो जो हमारा एफिशिएंटली वर्क करने के लिए आपका एसिडिक मीडियम हमारी बॉडी में होना चाहिए, बट हाँ ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। रिफॉरेस्ट्रेशन मीन्स, तो रिफॉरेस्ट्रेशन एक टॉपिक मेरा बचा रह गया है। बेसिकली ये आपका एनर्जी एंड एनवायरनमेंट का टॉपिक है जो आपका थोड़ा पार्ट बायो का और थोड़ा पार्ट केमिस्ट्री का है। ये UPSC के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बट पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके एग्ज़ाम को भी 1 या 2 क्वेश्चन आपका टच कर जाए। फिलहाल मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डाल दी हूँ और जल्दी ही मैं बायो की एक वीडियो भी आपका बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, पॉल्यूशन क्या होते हैं और ये सारे टॉपिक का एक समराइज्ड वीडियो आपको जल्दी ही दूंगी। तो रिफॉरेस्ट्रेशन की बात करते हैं तो जो आपकी बेसिकली क्या होता है कि जब खेत वगैरह में आप देखते एक तरीके से बहुत बारिश होती है या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे कि आपका पूरा फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गया, आग लग जाती है देखो जंगल में, तो क्या होता है कि पूरे जंगल खाली होकर जल जाता है। तो जब हम उस जंगल को दोबारा से बसाते हैं, यानी जो दोबारा से हम उसमें नए नए ट्रीज़ लगाते हैं, नए ट्रीज़ आपका आप नहीं भी लगाओगे तो भी नेचुरली भी आपका जो अर्थ होती है वो अगर मतलब बेसिकली आग लग गई है या पूरा फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गया है तो नेचुरली भी वो अपने आप से भी कुछ नए ट्रीज़ आना शुरू हो जाते हैं। तो रीस्टॉकिंग एंड ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज इज कॉल्ड रिफॉरेस्ट्रेशन, ठीक है।
तो याद रखना इसको, कटिंग ट्रीज आंसर नहीं होगा, बर्निंग ट्रीज आंसर नहीं होगा। आप जब जो भी आपका फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गया होता है उसको अगर हम दोबारा से रिक्रिएट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिफॉरेस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने एक दोबारा और भी डिस्कस किया है, आंसर हो जाएगा इसका विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, उसको हम क्या बोलते हैं। जेली टाइप स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, तो इसका आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो प्रेजेंट होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अगर यही क्वेश्चन आ जाता कि न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, देन आप न्यूक्लियोप्लाज्म ट्रिक करते, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, साइटोप्लाज्म। Air enters the lung when diaphragm is pushed downward, diaphragm is pushed upward, diaphragm remains at its place, diaphragm none of these। आंसर हो जाएगा, आपको याद हो कि एयर जब एंटर करती है तो आपका ऐसा जो स्ट्रक्चर था, तो जो नीचे आपका डायफ्राम था, तो वो क्या होता है नीचे की तरफ ये पुश हो जाता है, ठीक है, याद रखना रिब्स में, और रिब्स आपका ओपन की तरह हो जाता है। तो ये मैंने चीज़ें बताई हुई हैं, वीडियो देखोगे तो याद आ जाएगा। Which is the leading cause of blindness in the children worldwide? ग्लोकोमा, कैटरैक्ट्स, कलर ब्लाइंडनेस, विटामिन ए डिफिशियंसी। तो जो आपका बेसिकली आइस में जो ब्लाइंडनेस होती है चिल्ड्रन में, वो आपकी विटामिन ए की डिफिशियंसी से होती है। कैटरैक्ट्स एक डिसीज़ है बेसिकली, और ये जो है मतलब चाइल्ड ब्लाइंडनेस, ये आपका कोई डिसीज़ नहीं है, ये एक डिफरेंट हुआ है। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि आपको कलर दिखना कम हो जाते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम देखा जो बच्चों में होता है, ठीक है, तो वो विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से उनको कम दिखाई देता है या दिखाई देना बंद हो जाता है। जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियन, अगेन द सेम क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा आपका साइटोप्लाज्म। एनिमल हुज नंबर्स आर रिड्यूसिंग टू द लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर, उसको क्या बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपका एनर्जी का ही टॉपिक है ये बेसिकली। तो ये बेसिकली इन्वायरमेंट एंड एनर्जी का टॉपिक है। एनर्जी एक इन्वायरमेंट एंड एनर्जी एक प्रॉपर सब्जेक्ट है, तो इन्वायरमेंट का टॉपिक है। तो मैंने इसके क्वेश्चन यहाँ डाल दिए हैं, इसमें आंसर हो जाएगा आपका बेसिकली सी ऑप्शन, इंडेंजर्ड स्पीसीज़। जो एनिमल जो आपका बेसिकली एक लेवल से कम हो जाते हैं, जैसे कुछ टाइगर्स हैं आपके, वो काफ़ी कम हो गए हैं। कुछ ऐसे स्पीसीज़ होते हैं जो एक नॉमिनल क्वांटिटी में आपके होने चाहिए, मतलब एक फॉरेस्ट में इस तरीके से, बट वो उस क्वांटिटी से कम हो जाते हैं, तो उसको हम इंडेंजर्ड स्पीसीज़ कहते हैं। जो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं उनको एक्सटिंक्शन स्पीसीज़ कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा एक लेवल से कम हो जाएंगे तो उनको इंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाल देते हैं। Which of the following vitamin deficiency causes beriberi? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, आंसर हो जाएगा विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से आपका बेरीबेरी होता है डिसीज़। ब्लैंक इज द सोर्स बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड एनिमल एंड प्लांट। जो मैंने बताया था इंडेंजर्ड जो खतरे में हैं, तो उनका हम रिकॉर्ड रखते हैं। जैसे टाइगर्स की संख्या हो गई, कुछ आपके अलग से जानवर हो जाते हैं जिनकी संख्या एक लेवल से कम हो जाती है, तो उसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम बोलते हैं रेड डेटा बुक, ठीक है, कि ये इंडेंजर्ड की स्पेसीज़ में आते हैं। कभी कभार हो जाता है कि कुछ एनिमल्स जैसे इंडेंजर्ड की स्पीसी में हैं, तो हम उनका मतलब उनकी स्पेशल सुरक्षा, उनकी स्पेशल केयर करते हैं। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि वो उस रेड डेटा बुक से बाहर भी हो जाते हैं अगर उन्होंने एक लेवल से ऊपर अपनी प्रजाति को वापस से गेन कर लिया होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, यही सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। जो आपका फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, आपका क्या होता है, के, विटामिन के होता है, विटामिन ए होता है, तो ये आपके सारे फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, ठीक है। Which of the following is a water soluble vitamin? विटामिन B1, विटामिन C, विटामिन B2, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे आपके क्या है, वाटर सॉल्युबल हैं। B1, B2 आपका C, और A जो आपका A हो गया, विटामिन K हो गया, ये आपके फैट सॉल्युबल होते हैं। Weakness in muscles and increase in the fragility of red blood cell is causes due to deficiency of vitamin E, deficiency of vitamin D, deficiency of C, deficiency of vitamin A। तो विटामिन E की कमी से जो आपका मसल्स होती है उसमें वीकनेस आने लगती है।
ब्लैंक इज़ अ प्रोटीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर, स्कर्वी, एनीमिया, क्वाशिकॉर, नन ऑफ द अबव। तो आपका क्वाशिकॉर जो होता है, क्वाशिकॉर, वो आपका प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से होता है। एनीमिया बेसिकली ब्लड, आपका बॉडी में ब्लड कम हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो स्कर्वी वजह से बेसिकली आपकी मतलब स्वेलिंग आने लगती है बॉडी में, तो ये आपका बेसिकली इसके लिए विटामिन सी का कंजप्शन करना होता है। सेल वॉल्स इज फाउंड इन प्लांट सेल ओनली, एनिमल सेल ओनली, और बोथ ए एंड बी, नन ऑफ देम। तो जो सेल वॉल होता है वो सिर्फ आपका प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है। आपका सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके ऊपर एक सेल वॉल भी लगी होती है जो सिर्फ आपका प्लांट। अदर नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नन ऑफ दीज। तो सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल तो एक आपका दूसरा होता है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर आपका बेसिकली सेल वॉल होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर के बाहर होता है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉजेज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई। तो आंसर हो जाएगा आपका विटामिन ए की कमी से आपका नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है बच्चों में, जो मैंने अभी पिछली बार में बताया। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज? कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तो आपकी डेली टू डेली लाइफ की प्रैक्टिस का क्वेश्चन है। आपको पता है कि जो डायबिटीज़ होता है, शुगर होता है, वो आपका कम्युनिकेबल नहीं है। टच करने से, हाथ मिलाने से डायबिटीज़ नहीं फैलेगा। सेम इज़ विथ कैंसर, सेम इज़ विथ हाइपरटेंशन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ये तीनों बीमारियाँ आपकी कम्युनिकेबल नहीं हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई। तो आंसर हो जाएगा आपका विटामिन सी जो होता है वो आपका इसी तरीके से एस्कॉर्बिक एसिड से नाम से भी जाना जाता है। द कलर्ड ऑर्गेनल्स विच आर फाउंड इन द प्लांट ओनली? क्लोरोफिल, प्लास्टिड, वैक्यूलस, डब्ल्यूबीसी। तो आंसर हो जाएगा आपका प्लास्टिड है, जो कि आपका सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। जीन्स आर लोकेटेड इन क्रोमोसोम्स, प्लास्टिड, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम्स। तो आंसर हो जाएगा जो मैंने आपको बताया था, न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली जो क्रोमोसोम्स होते हैं बेसिकली उनमें जीन्स आपके लोकेटेड होते हैं। ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनल्स। तो आपके जो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल होते हैं बेसिकली वो आपके बनाते हैं टिश्यू, और टिश्यू से आपके बेसिकली बनते हैं ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, और ऑर्गन से आपका सिस्टम बन जाता है। तो ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग ओनली अ सिंगल सेल, जो सिंगल सेल होते हैं उनको आप क्या बोलोगे? आंसर आपको नाम से ही क्लियर हो जाएगा, वो आपके हो जाएंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म? सेल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट। आंसर हो जाएगा आपका सेल, ठीक है, जो आपकी फंक्शनल यूनिट होती है। Chromosomes are found in nucleus, nucleus, nucleoplast, वैक्यूल। आंसर हो जाएगा आपका न्यूक्लियस। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ना कि न्यूक्लियोप्लास्ट या न्यूक्लियोलस में, ठीक है, याद रखना आप। द इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ विच गैस इज नॉट द रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? तो ये ग्लोबल वार्मिंग का थोड़ा सा टॉपिक मेरा रह गया है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। आंसर हो जाएगा कि आपका नाइट्रोजन जो है बेसिकली वो आपका ग्लोबल वार्मिंग में आपका पार्टिसिपेट नहीं करती है। बाकी सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये आपका पार्टिसिपेट करते हैं ग्लोबल वार्मिंग में। मैं इसको अभी नेक्स्ट वीडियो डालूंगी तो मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगी। एक रिमाइंडर आप भी छोड़ दीजिएगा। व्हाट रेडिएंट आर एब्जॉर्ब बाय कार्बन डाइऑक्साइड? अल्ट्रा रेड रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, नन ऑफ दीज। तो आंसर हो जाएगा आपका कि जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो वो infrared radiation are absorbed by carbon dioxide. Water containing high salt concentration can be purified by boiling, UV radiation, filtration, reverse osmosis. आंसर हो जाएगा आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। जो आप आरओ का नाम सुनते हैं ना, जिसमें हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन होता है, उसको हम बेसिकली आरओ के थ्रू ही प्योरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। द मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन का मेजर कॉज क्या है? बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, बिल्कुल। अफॉरेस्ट्रेशन, डिफॉरेस्ट्रेशन, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। जी नहीं, आपका अफॉरेस्ट्रेशन तो नहीं होता, डिफॉरेस्ट्रेशन से भी आपका एयर पोल्यूशन नहीं होता है। पेपर की रिसाइकलिंग करने से तो आपका एयर पोल्यूशन नहीं होगा, ये तो अच्छी चीज़ है, ठीक है।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा बेसिकली ए ऑप्शन। जब आप कोल को बर्न करते हो बेसिकली तो बहुत हानिकारक गैस सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह जो होती हैं ये आपकी एयर में प्रोड्यूस होती हैं जो कि आपके एयर को पॉल्यूट करती हैं। आंसर हो जाएगा आपका ए। भोपाल ट्रेजेडी वॉज कॉज ड्यू टू एयर पॉल्यूशन, एमिशन ऑफ पॉइजनस गैस, वाटर पॉल्यूशन, लीकेज ऑफ पॉइजनस गैस। तो जो पॉइजनस गैस की लीकेज की वजह से आपकी भोपाल ट्रेजेडी हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट इज मोस्ट हार्मफुल टू एक्वेटिक एनिमल? हैवी मेटल आयंस, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, क्लोराइड्स आयन। तो आंसर हो जाएगा जो आपके हैवी मेटल आयंस होते हैं ये बेसिकली आपकी जब ओशियन वगैरह के पानी में मिक्स होते हैं तो ये जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं लाइक फिश और आपकी डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फिश जो होती हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो ये ग्रीन एल्गीज और ब्लू एल्गीज जो होती हैं वो आपकी बेसिकली कलरलेस हो जाती हैं। जैसे ये जो आपकी जितनी ब्लीचिंग हो जाती है बेसिकली उनमें ये उसके लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं आपके हैवी मेटल आयंस होते हैं। वाटर कंटेनिंग हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, ये तो मैंने हो गया क्वेश्चन, ये रिपीटेड फॉर्म में आ गया। Which of the following is a non-biodegradable pollutant? सल्फर डाइऑक्साइड, DDT, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड। आंसर हो जाएगा आपका DDT। DDT इज द नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होता है। DDT इज बेसिकली डाईक्लोरो डाई एथिल ट्राईक्लोरोफॉस्फेट। ठीक है, तो ये आपका DDT का फुल फॉर्म है। Which of the following is major source of water pollution? Industrial waste, untreated sewage, uses of fertilizers, toxic metals। तो जो आपके untreated sewage होते हैं वो बेसिकली आपके water pollution के लिए मेन सोर्स आप होते हैं जो आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये सब बेसिकली NCERT के ही मैंने क्वेश्चंस लिए हुए हैं। NCERT का एक टॉपिक आपका पॉल्यूशन बचा हुआ है जिसको मैं जल्दी कवर कर दूंगी। Which of the following technique of irrigation should be used to save water? Water wheel, canal irrigation, drip irrigation, lift irrigation। तो जो सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट होता है वो आपका ड्रिप इरिगेशन होता है जो बेसिकली आपके वाटर को सेव करने के लिए यूज़ किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड in the vehicle exhaust causes increased oxygen carrying capacity of RBC, reduced nitrogen carrying capacity of RBC, reduced oxygen carrying capacity of RBC, reduced carbon carrying capacity of RBCs। तो जो आपकी रेड ब्लड सेल्स होती है उसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो आपका बेसिकली कम करता है जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है, याद रखना, तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। स्मॉग जो है वो आपका किसका कॉम्बिनेशन है? स्मोक इन डॉग्स स्टमक, स्मोक प्लस फॉग, स्मोक डॉग, फॉग इन फॉग। आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। जो स्मॉग बनता है वो होता है स्मोक प्लस फॉग। दिल्ली वगैरह में आप दिवाली के बाद आप देखते हो तो बेसिकली आपका क्या हो जाता है? स्मॉग हो जाता है। ठीक है, तो वो आपका कॉम्बिनेशन होता है जो दिवाली के बाद एक हल्की ठंड हो रही होती है उसमें आप फॉग देखते हो और एक स्मॉग जो बेसिकली पार्टिकल्स होते हैं, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से स्मॉग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्बल कैंसर इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, एसिड रेन, एल्कलाई रेन। आंसर हो जाएगा आपका एसिड रेन की वजह से जो आपका डिसीज होता है वो आपका मार्बल कैंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट इज पेंटिंग हाउस ग्रीन इन कलर, वेयरिंग ग्रीन कलर ड्रेस, हैविंग ग्रीन रूम इन द हाउस, सन हीट इज ट्रैप्ड एंड नॉट अलाउड टू एस्केप। ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको मैं पढ़ाऊंगी। बेसिकली क्या होता है कि आप सन की एनर्जी को बेसिकली अर्थ पे एब्जॉर्ब कर लेते हो तो उस चीज़ को कहते हैं सन हीट इज ट्रैप्ड एंड नॉट अलाउड टू एस्केप। फिर आप उसका बेसिकली रिफ्लेक्ट करती है तो उसको हम बेसिकली एक कांच का इस टाइप से लगाते कवर्ड तरीके से इसको ट्रैप करते हैं कि ये हीट आपकी वापस ना जाए। तो जिस जगहों पर बेसिकली आपकी बहुत ठंडी होती है वहाँ पे हम बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट को यूज़ करते हैं वेजिटेशंस वगैरह के लिए। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। ग्रीन हाउस गैसेस इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, फ्लोरीन। तो जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो बेसिकली आपकी होती है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। इसके अलावा होती है आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन करके होता है। तो बेसिकली 4 to 5 गैसेस होती हैं जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर आती हैं। मेन जो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड।
Ganga Action Plan is associated with increase of fish culture in the Gangas, reduce Ganga water pollution, construct more bridges over the Ganga, increase water transport on the Ganga। तो बेसिकली जो भी पॉल्यूशन है गंगा जी में उसको रिड्यूस करने के लिए हम बेसिकली गंगा एक्शन प्लान लिए हैं। तो कुछ टॉपिक जो है आपके पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये टॉपिक मैं एक वीडियो में आपको समराइज़ करके कवर कर दूंगी। होपफुली उसके अलावा जो भी टॉपिक के क्वेश्चंस हैं आपसे सॉल्व हुए होंगे और आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो सब्सक्राइब करो सो दैट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो आपकी करंट अफेयर्स की बची हुई हैं आपकी जुलाई की और अगस्त की, मैं उसको अपडेट करके, जून और जुलाई की बेसिकली उसको मैं आपको अपडेट करके आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच।